चलिए, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के सेशन में हम 20 जुलाई के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक सेशन को देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। सारे क्वेश्चन, सारे करंट अफेयर एग्जाम ओरिएंटेड है, तो एंड तक बने रहिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कलेक्ट कीजिएगा। तब तक हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नोट कीजिए इसको। भारतीय नौसेना में शामिल किए जा रहे, इसको सही कर लेना, स्वदेशी माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो देखिए, इंडियन नेवी में जल्द ही कमीशन किया जाएगा माहे क्लास का एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट और इसका नाम है आईएनएस मालवन। ये माहे क्लास का दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट होगा जो कि इंडियन नेवी में कमीशन किया जा रहा है। पहला आईएनएस माहे ही था। ओके, इसे 24 नवंबर 2025 को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नेवी में कमीशन किया गया था। तो पहला पहले ही कमीशन किया जा चुका है लास्ट ईयर। अब माहे क्लास की दूसरी स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट को, जिसका नाम है आईएनएस मालवन, इसको कमीशन किया जाएगा इंडियन नेवी में। उद्देश्य क्या है? भारत के जो कोस्टल एरिया है वहां पर दुश्मन की सबमरीन को डिटेक्ट करना, अंडर वाटर ड्रोन्स का पता लगाना और उन्हें न्यूट्रलाइज करना, ताकि हमारी जो कोस्टल सिक्योरिटी है इसे बढ़ावा दिया जा सके, इसे मजबूत किया जा सके। अच्छा, आपको जो कंफ्यूजन आ रहा होगा ना, वो आ रहा होगा कि सर ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट क्या होती है? तो देखिए, शेलो वाटर क्राफ्ट मतलब उथले पानी, मतलब जहां पर पानी कम होगा ना वहां पर भी हमारा ये जो वेसल है, ये जो बोल सकते हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट है, वो वहां पर भी काम कर पाएगा जहां पर पानी कम है ना। ऐसा युद्धपोत जो कि शेलो वाटर मतलब कम पानी या उथले पानी वाले समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन के सबमरीन को डिटेक्ट कर सकता है और उनका पीछा करके निगरानी भी कर सकता है और उसे न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। तो अभी जो आईएनएस मालवन है, कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है। 80% स्वदेशी जो इक्विपमेंट है, कंटेंट है, इसका यूज किया गया है इसे बनाने के लिए। तो ये माहे क्लास का सेकेंड, याद रखिएगा, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट है जो कि इंडियन नेवी में जल्द ही कमीशन किया जाएगा। पहला आईएनएस माहे था जिसके नाम पर माहे क्लास है और सेकेंड है आईएनएस मालवन। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा सेकेंड वाला बनाया गया है। तो इसकी बात कर लेते हैं। इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर का एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट की कंपनी है। 1972 से ये काम कर रही है और केरला के कोच्चि में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुओं को कहां स्थापित किया गया है? भारत का पहला और सबसे गहरे भूतापी कुओं को स्थापित किया जा रहा है लद्दाख राज्य में, यूनियन टेरिटरी है, तो लद्दाख में स्थापित किया गया है। क्या है ये है जियोथर्मल वेल्स। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुएं जियोथर्मल वेल्स के नाम से इनको पुकारा जाता है और इन्हें स्थापित किया गया है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। ओके, उद्देश्य क्या है? जियोथर्मल एनर्जी के माध्यम से क्लीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ाया जा सके। तो ये जो लद्दाख में कुएं स्थापित किए गए हैं, जियोथर्मल कुएं, ये नॉर्मली पूगा वैली में स्थापित किए गए। तो कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि पूगा वैली जो कि जियोथर्मल वेल्स के लिए फेमस है, किस राज्य में या यूनियन टेरिटरी में? तो ये लद्दाख में। ओके, ओएनजीसी एनर्जी सेंटर के द्वारा इनको विकसित किया गया है पूगा वैली में। और 1000 मीटर की गहराई वाले 2 जियोथर्मल वेल्स यहां पर स्थापित किए गए हैं। 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर ये देखने को मिलते हैं। मतलब लद्दाख ऊंचा क्षेत्र है तो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और गहराई कितनी है इन कुओं की? 1000 मीटर तक। ओके, इन वेल्स को 1 मेगावाट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी डेवलप किया गया है। 1 मेगावाट तक की इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। परीक्षण के दौरान ही 400 मीटर की गहराई पर 135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को नोट किया गया है। तो अब यहां से विद्युत उत्पादन शुरू किया जाएगा। अब आप सोचोगे कि सर ये
जियोथर्मल वेल्स काम कैसे करते हैं, तो इनको समझना पड़ेगा। पहले हम ये समझें कि जियोथर्मल एनर्जी होती क्या है। तो देखिए, पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं में आपको पता है मैग्मा, लावा या बहुत ज्यादा हीट है। अब उस हीट से क्या होता है कि वो जो हीट है ना, रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। जब हीट पैदा होती है तो अंदर पानी है, पानी भाप बन के उड़ता है और उस भाप से टरबाइन चलाकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है। एक बोल सकते हैं नेचुरल एनर्जी सोर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, क्योंकि अंदर भाप है, पानी है तो भाप है क्योंकि गर्मी है वहां पर। और अगर उस भाप का यूज किया जाए टरबाइन चलाने में तो इजीली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। तो ये है जियोथर्मल वेल्स। कहां पर स्थापित किए गए हैं ऐसे कुएं? लद्दाख में। किस वैली में? क्वेश्चन ये आ जाए तो पूगा वैली में स्थापित किए गए हैं। विश्व शतरंज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड चेस डे, ये हर साल मनाया जाता है 20 जुलाई को। ओके, वर्ल्ड चेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 20 जुलाई को। अब 20 जुलाई की डेट को इसलिए चुना गया है वर्ल्ड चेस डे मनाने के लिए क्योंकि 20 जुलाई को इतिहास में 1924 में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना की गई थी। फिडे के नाम से इसको पुकारा जाता है। पूरे वर्ल्ड में चेस खेलों को रेगुलेट करना, उनके लिए पॉलिसीज बनाना, ओके, इंटरनेशनल चेस के इवेंट आयोजित करवाना, इलो रेटिंग देना, जो चेस के प्लेयर होते हैं उनको ग्रैंड मास्टर घोषित करना, ये सारे काम इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में चेस की गवर्निंग बॉडी इंटरनेशनल लेवल पर। तो इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। 20 जुलाई 1924 में यह संस्था स्थापित हुई थी। इसी की याद में यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2019 में मान्यता दी गई वर्ल्ड चेस डे को। तब से 2019 से यह हर साल 20 जुलाई को मनाया जा रहा है। 2026 में सेलिब्रेट, क्रिएट एंड मेक अ डिफरेंस, यह थीम रखी गई है वर्ल्ड चेस डे की। डन। अच्छा, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बारे में हमको पता चल गया। ये फेडरेशन क्या है, क्या करता है, स्थापना पता चल गई 20 जुलाई 1924। लेकिन यहां पर जो एक क्वेश्चन और आ सकता है वो ये है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है। तो हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में देखने को मिलता है। आर्कडी ड्रोकोविच इसके प्रेसिडेंट के पद पर है और इस संस्था के डिप्टी प्रेसिडेंट भारत के विश्वनाथन आनंद है, हमारे पहले चेस ग्रैंड मास्टर। फिडे ने 2026 को ईयर ऑफ चेस इन एजुकेशन घोषित किया हुआ है। तो फिडे के द्वारा 2026 को इस रूप में मनाया जा रहा है। तो याद रखना, आज के ऑफर ऑफ द डे में आप सभी जीएस अस्त्र 2026 ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट के 5 साल के एसएससी सीजीएल के पेपर का एनालिसिस पर आधारित ये आपको जीएस का एक थ्योरी सेक्शन यहां पर दिया गया है। जो भी जीएस में 5 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल में, उसको कंपाइल करके हमने एक थ्योरी तैयार की है ताकि प्रीवियस ईयर में जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी आपके इस थ्योरी सेक्शन में कवर हो जाए। तो ज्वाइन कीजिए, यहां पर आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस पेपर भी मिल जाएंगे काफी अफोर्डेबल प्राइस में। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी सीजीएल के लिए। लिंक मैंने आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से इजीली आप इसे अवेल कीजिए। कोई भी आपको डाउट आता है, आपका कोई भी हर्डल है, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। हाल ही में एफडीए ने हाई कोलेस्ट्रॉल के इलाज के लिए पहली ओरल PCSK9 इनहिबिटर के तौर पर किस दवा को मंजूरी दी है? तो एफडीए, अभी हम इसकी भी बात करेंगे, इसने क्या किया है कि हाई कोलेस्ट्रॉल के इलाज के लिए पहली ओरल PCSK9 है ना, इनहिबिटर के तौर पर एक दवा को मंजूरी दी है और इसका नाम है लिपफेंड्रा या फिर एनलिसिटाइड इसे कहा जाता है। नॉर्मली इसका लिपफेंड्रा नाम है। तो जो हाई कोलेस्ट्रॉल है उसके लिए ओरल दवाई है, मतलब ओरल मतलब जिसको हम मुंह से ले सकते हैं, है ना, जैसे पोलियो ड्रॉप पीते हैं ओरल होता है वो, तो उसी तरीके से। अभी तक क्या होता था कि ये जो वैक्सीन थी PCSK9 जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल के इलाज के लिए थी, ये इंजेक्शन के थ्रू दी जाती थी, है ना। लिपफेंड्रा दुनिया का पहला ओरल PCSK9 इनहिबिटर है। तो पहले PCSK9 जो दिया जाता था वो इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता था। तो पहली बार ओरल बोल सकते हैं कि एक दवाई को मंजूरी दी गई है हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने। दुनिया की पहली
हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई है जो कि ओरली दी जाती है या दी जा सकती है, तो अभी तो मंजूरी दे दी गई है। ओके, डाइट और एक्सरसाइज के साथ मिलकर ये बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके स्तर को कम करने में मदद करेगी। तो हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में ये जो डिसीज है नॉर्मली आप जानते ही हैं, इसमें क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी में बढ़ जाता है। अब ये एक प्रकार की डिसीज है क्योंकि इससे नॉर्मली हार्ट अटैक है ना, स्ट्रोक, इनके खतरे बढ़ जाते हैं, हार्ट डिसीज के खतरे काफी बढ़ जाते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण। तो इसी के लिए एक ओरल वैक्सीन को मंजूरी दी है यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने। यह संस्था जो है ना यूएसए की एक ऐसी संस्था है जो कि मेडिसिन, फूड प्रोडक्ट, वैक्सीन, जो मेडिकल डिवाइस है उनके सेफ, इफेक्टिव और क्वालिटी को चेक करने वाली संस्था है यूएसए में। तो ये चेक करती है, निगरानी करती है। 1906 में इस संस्था की स्थापना यूएसए में की जा चुकी थी। तो इसने पहली बार वर्ल्ड में ऐसी किसी मेडिसिन को मंजूरी दी है जो कि ओरली हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए यूज की जा सकती है। भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को किस कंपनी ने विकसित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंडिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ओके, इंडिया का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च किया गया है और ये स्काई रूट एरोस्पेस का रॉकेट है। किसका है? स्काई रूट एरोस्पेस। ये इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है हमें हैदराबाद में। ओके, तो हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है, इसका हेडक्वार्टर है। प्राइवेट सेक्टर स्पेस कंपनी है, स्पेस टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। आपको पता है इसका एक रॉकेट लॉन्च किया गया है, ऑर्बिटल रॉकेट है विक्रम-1, प्राइवेट, इंडिया का पहला। अब इंडिया वर्ल्ड के तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसकी प्राइवेट किसी कंपनी ने ऐसा रॉकेट डेवलप किया है जो कि ऑर्बिटल रॉकेट है, मतलब ऑर्बिट तक जा सकता है। तो अभी तक क्या है, यूएसए पहला देश था, चाइना दूसरे पर था जिसकी किसी प्राइवेट कंपनी ने ऐसा रॉकेट डेवलप किया था। तीसरे नंबर पर अब इंडिया की प्राइवेट कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, भारत का एक इंपॉर्टेंट स्पेस स्टार्टअप है स्काई रूट एरोस्पेस। इसने 18 जुलाई 2026 को देश के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को लॉन्च किया है। यह देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है विक्रम-1। ओके, ऑर्बिट तक ये हमारी सैटेलाइट को ले जा सकता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहां से इसे लॉन्च किया गया था। विक्रम-1 के सफल जो प्रक्षेपण हुआ उसके साथ ही स्काई रूट एरोस्पेस भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया है ना, ऑर्बिट में ले जाकर स्थापित किया है सैटेलाइट को प्राइवेट सेक्टर कंपनी जिसने ऐसा रॉकेट बना लिया है। विक्रम-1 इसको नाम दिया है। तो ऑर्बिटल रॉकेट क्या होते हैं? ऐसे रॉकेट जो किसी सैटेलाइट को, स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ऑर्बिट में ले जाकर स्थापित करते हैं और धरती के चारों ओर ये घूमता है क्योंकि सैटेलाइट जो होता है क्योंकि ऑर्बिट में होता है और ये गिरता नहीं। तो विक्रम-1 के फीचर्स देखें, वैसे फीचर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जितना जो घटना हुई है या जो न्यूज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी विक्रम-1 की बात करते हैं, मल्टी स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। ओके, 500 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 290 से 350 किलोग्राम पेलोड ले जाने में ये सक्षम है। 3D प्रिंटेड इंजन का यूज किया गया है। सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स से लेस है विक्रम-1। ठीक है, रॉकेट जो कि प्राइवेट सेक्टर का एक ऑर्बिटल रॉकेट है। 2022 में वैसे स्काई रूट ने विक्रम-S को लॉन्च किया था। यह सब ऑर्बिटल रॉकेट था। सब ऑर्बिटल रॉकेट क्या होता है, नॉर्मली अंतरिक्ष में तो जाता है लेकिन ऑर्बिट तक नहीं पहुंचता है ना, ऑर्बिट में पहुंचने से पहले ही यह समुद्र में गिर गया था। तो ये सब ऑर्बिटल था, अंतरिक्ष में तो गया था। तो इसका नाम था विक्रम-S, ये भी स्काई रूट एरोस्पेस का था। और विक्रम-1 जो अभी लॉन्च किया गया है ये ऑर्बिटल रॉकेट है। ओके, स्काई रूट एरोस्पेस भारत की प्राइवेट स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है। 2018 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर तेलंगाना के हैदराबाद में देखने को मिलता है। सर गारफील्ड सोबर्स का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के महान क्रिकेटर थे? इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके नाम पर ट्रॉफी देता है आईसीसी। सर गारफील्ड सोबर्स, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये वेस्ट इंडीज के बहुत ही दिग्गज, बहुत ही महान ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। कहां से आते हैं? वेस्ट इंडीज से। ओके,
तो वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स का 89 ईयर की एज में निधन हो गया है। क्रिकेट वर्ल्ड में बेस्ट ऑलराउंडर में गिना जाता है और इन्हीं के नाम पर आईसीसी बेस्ट मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर को देता है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, इनके नाम पर। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, अब इनका निधन हुआ है 89 ईयर की एज में। 1954 से 1974 के बीच में वेस्ट इंडीज के लिए 93 टेस्ट इन्होंने खेले। काफी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा। 1954 में पाकिस्तान के खिलाफ 365 रन बनाए थे, उस वक्त का सबसे टॉप व्यक्तिगत टेस्ट स्कोर था, किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया 365 रन। कब? 1958 में, जब इक्विपमेंट भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते थे, बैट की क्वालिटी तक अच्छी नहीं होती थी, तब इन्होंने बनाए थे। ओके। और 1968 में जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें 6 छक्के लगाए थे एक ही ओवर में, ये भी एक रिकॉर्ड है, इन्हीं का नाम था। ये ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर रहे, पहले बल्लेबाज। तो अगर मेजर ऑनर देखें तो विजडन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी सन 2000 में इनको 5 क्रिकेटर्स ऑफ द सेंचुरी में शामिल किया गया था। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2009 में इनको शामिल किया गया। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 1964 में घोषित किए गए। विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 8 बार बने रहे। तो काफी लंबा इतिहास है। याद रखिएगा, महान ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स 89 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। वेस्ट इंडीज के क्रिकेट प्लेयर रहे हैं। ओके, अभी रिसेंटली एक और व्यक्ति का निधन हुआ है, इनका नाम है मुझिक्कल पंकजक्षी। मेरे नाम से मैच कर रहा है ना। तो मुझिक्कल पंकजक्षी। ओके, तो इनका हाल ही में 90 ईयर की एज में निधन हो गया, केरला से। ठीक है, तो इनका निधन हो गया है। एक्चुअल में कठपुतली कला का एक फॉर्म होता है जिसे नोक्कू विधा पावक्कली के नाम से पुकारा जाता है। इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने में इनका काफी योगदान है, मुझिक्कल पंकजक्षी का। ओके, तो कला के क्षेत्र में कठपुतली आर्ट को फेमस करने के लिए इन्होंने जो काम किया है ना, इसके लिए इन्हें पद्मश्री दिया जा चुका है 2020 में। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया 90 ईयर की एज में। नीति आयोग द्वारा जारी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो नीति आयोग ने एक इंडेक्स जारी किया है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। मतलब ऐसे राज्य जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। अब इनको नापने का अलग अलग इंडिकेटर्स होता है। भाई, कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो देखेगा ना कि राज्य इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है कि नहीं, वहां पर इन्वेस्ट किया जाए कि नहीं। अब अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं इसको नापने के। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए। वहां की गवर्नमेंट की पॉलिसीज कितनी फ्रेंडली है इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, मैन पावर कितनी जल्दी अवेलेबल हो जाएगा अगर हम किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो। ओके, वहां पर क्राइम रेट कितना कम है, और इन सभी अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, उनके आधार पर देखा जाता है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में राज्य को। तो इस राज्य में इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर जो राज्य रहा है वो है गुजरात। नीति आयोग की रिपोर्ट। इंडेक्स में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज को इन्वेस्टमेंट के अनुकूल इन्वायरमेंट के आधार पर रैंक किया गया है ना। बिजनेस इन्वायरमेंट, पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, रेगुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लियरेंस कितनी जल्दी मिल जाता है, गवर्नमेंट की बॉडीज कितना अच्छा काम कर रही है, लोग कितने अच्छे हैं, इन सभी आधार पर देखा जाता है, अलग अलग इंडिकेटर्स के आधार पर। तो नीति आयोग की रिपोर्ट है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग ये कि ये नीति आयोग जो रिपोर्ट जारी करता है ना, इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती, अलग अलग श्रेणियां बनाई गई है। जैसे टॉप परफॉर्मर, अब यहां पर स्कोर दिया जाता है 100 तक का। जो 50 के ऊपर है ना, जो अंक हासिल कर लेता है वो टॉप परफॉर्मर होता है, जहां पर मतलब सबसे अच्छा फ्रेंडली है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली राज्य है। फिर फ्रंट रनर आते हैं, इनमें 45 से 50 जिनको अंक मिलते हैं ना, स्कोर मिलता है, वो आते हैं फ्रंट रनर में। मतलब इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, कुछ चीजों में यहां पर कमी। फिर इमर्जिंग परफॉर्मर, मतलब ये अच्छा तैयारी कर रहे हैं अपने राज्य को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए। 40 से 45 इनको स्कोर किया जाए तो फिर इस कैटेगरी में राज्य आता है। और इंस्पायरिंग स्टेट होते हैं, मतलब कि ठीक है अभी इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट का माहौल नहीं है पर ये अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये 40 से कम अंक वालों को इनमें शामिल किया जाता है। अब टॉप परफॉर्मर वाला स्टेट ही सबसे टॉप पे होगा,
तो इसमें काफी सारे राज्य, लेकिन इसमें गुजरात को सबसे ज्यादा स्कोर किया गया है 56.6। तो ये टॉप पर है, टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है जो हमारा क्वेश्चन में था। सेकेंड पर महाराष्ट्र 53.7 स्कोर मिला है, फिर तमिलनाडु है 53.3 के साथ ये स्कोर है। हालांकि गोवा, ओडिशा ये भी टॉप परफॉर्मर में ही शामिल है, लेकिन टॉप का जो हमारे क्वेश्चन में स्टेट आना चाहिए, क्योंकि स्कोर सबसे ज्यादा गुजरात को मिला है, तो ये आंसर हो जाएगा। नीति आयोग भारत सरकार का पॉलिसी थिंक टैंक है। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को बनाया गया। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं और निधि छिब्बर वर्तमान में इस संस्था की सीईओ के पद पर है। ओके, ये अंतरिम सीईओ के रूप में अभी काम कर रही है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच में आयोजित तीसरी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल बैठक कहां आयोजित की गई? तो इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच में तीसरी ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल बैठक का आयोजन किया गया। यह आयोजन हुआ है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में देखने को मिलता है, बेल्जियम में। तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच में यह थर्ड इंडिया यूरोपीय यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल मीटिंग है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। इंडिया और यूरोपीय संघ के बीच में ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, है ना, सप्लाई चेन को मजबूत करना, इन सभी उद्देश्य से टेक्नोलॉजी, बिजनेस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सुरक्षित और मजबूत सप्लाई चेन पर सहयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन पर बातचीत की गई है इंडिया और यूरोपीय यूनियन के मध्य में। आयोजन ये थर्ड इंडिया यूरोपीय यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल मीटिंग है। आयोजन बेल्जियम के ब्रुसेल्स में किया गया, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर है। इंडिया ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल इंडिया और जो यूरोपीय यूनियन के मध्य में, इसकी स्थापना 2022 में की गई थी। यूरोपीय यूनियन और इंडिया के बीच में ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए और मतलब ट्रेड टेक्नोलॉजी के को आपस में शेयर कर पाए, इसके लिए एक हाई लेवल स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म है। इसी की मीटिंग थर्ड आयोजित की गई 2022 में, ये बना था ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, यूरो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। बार्ट डी वेवर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के पद पर हैं। फिर लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? लिथुआनिया जो कि एक यूरोपीय देश है, इसके प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है मिंदाउगस सिंकेविचियस। थोड़ा सा नाम अलग है, यूरोपीय नाम है ना। तो मिंदाउगस सिंकेविचियस ये बने हैं लिथुआनिया के नए प्राइम मिनिस्टर। लिथुआनिया में लिथुआनियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के ये मेंबर हैं, नेता हैं। तो इन्होंने पीएम के रूप में शपथ ली है और ये देश के 20वें प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए लिथुआनिया में। कौन बने हैं? मिंदाउगस सिंकेविचियस, लिथुआनिया के 20वें प्राइम मिनिस्टर। वैसे ये लिथुआनिया के पहले मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी एंड इनोवेशन के रूप में भी काम कर चुके हैं। अब लिथुआनिया के 20वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। सीनियर पॉलिटिशियन है। एक्चुअल में लिथुआनिया में अभी तक जो पीएम थे ना, इंगा रुगिनियन, इन्होंने अपने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था अभी 14 जुलाई को। तो उसके बाद ये पद खाली था, अब नए पीएम बने हैं मिंदाउगस सिंकेविचियस। ठीक है, तो लिथुआनिया, विल्नियस इसकी कैपिटल है और यूरो यहाँ के ऑफिशियल करेंसी है। वैसे प्राइम मिनिस्टर नहीं पूछे जाते, फिर भी गिटानास नौसेडा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के पद पर। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यूरोप में जो बाल्टिक स्टेट होते हैं ना, जैसे लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, ये बाल्टिक स्टेट कहलाते हैं। इन बाल्टिक स्टेट में जो अगर हम क्षेत्रफल और पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा जो देश है वो लिथुआनिया ही है, यूरोपीय देश। लास्ट क्वेश्चन, केरल सरकार के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन तूफान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये ड्रग्स के खिलाफ एक मूवमेंट है। ओके, केरल सरकार का ऑपरेशन तूफान, इन्होंने इसको नाम दिया है। तो देखो ड्रग्स कहां आ रहा है? मादक पदार्थ तस्करी। ओके, तो अंतरराज्य मादक पदार्थ तस्करी एवं नारकोटिक्स नेटवर्क पर रोक लगाना, इसे नष्ट करना, इस नेटवर्क को, यह उद्देश्य है ऑपरेशन तूफान का। तो केरल सरकार ने ऑपरेशन तूफान को हाल ही में मंजूर किया है, शुरू किया है। यह एक मल्टी स्टेट एंटी नारकोटिक्स कैंपेन है। इंटर स्टेट ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग जो कार्टल्स होते हैं, है ना, उन सब को ध्वस्त करना, पता लगा कि उनको खत्म करना ऑपरेशन तूफान का मुख्य उद्देश्य है। आसपास के, क्योंकि इंटर स्टेट है ये कैंपेन, तो आसपास के जो स्टेट है जैसे केरला के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन 5 दक्षिण राज्यों को भी इस कैंपेन में शामिल किया गया है।
केरला तो है ही, इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 4 और राज्य है केरला के साथ। तो ये 5 राज्यों ने मिलकर इस कैंपेन को वैसे शुरू किया है। 5 राज्य शामिल है। हालांकि जो औपचारिक इनॉग्रेशन किया गया वो सीएम वीडी सतीशन के द्वारा किया गया। ये केरला के सीएम है, क्योंकि जो कैंपेन है वो केरला का है, ऑपरेशन तूफान। ठीक है, तो आई होप समझ पाए होंगे, सिंपल सा था। ठीक है, ये उसी के तहत जो भी कार्य किए जाएंगे, जो जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, उनके यहां पर मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, पॉज करके इनको पढ़ लेना। 20 जुलाई के करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 2026 की थीम क्या है? तो इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी, ये थीम रखी गई है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे की। महिलाओं को कानूनी रूप से किसान का दर्जा देने के लिए महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन? महाराष्ट्र। सियांग घाटी में मधुमक्खियों की 2 प्रजातियां खोजी गई है। सियांग घाटी है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं सेर्ही कोरेस्की। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26/2 का आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के सहयोग से किया गया है केरला के कोच्चि में। भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर ऑर्बिटल क्लास रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर रिकवरी मिशन का नाम क्या है? तो मिशन 02। नीति आयोग ने 2035 तक भारत को वैश्विक ग्लोबल बायो इकोनॉमी पावर हाउस बनाने के लिए बायो इकोनॉमी ग्रोथ फंड कितना बायो इकोनॉमी ग्रोथ फंड का प्रस्ताव रखा है? तो ये 50,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। फिक्की डेलोइट रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रोसेस्ड फूड मार्केट 2030 तक लगभग कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है? तो ये 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ये करंट अफेयर लास्ट डे के हमारे रिवाइज हो जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। सीन नदी किस देश में स्थित है? फ्रांस में। डार्डनेल्स स्ट्रेट किन 2 जल निकायों को आपस में कनेक्ट करता है? तो ये एजिन सागर और मार्मरा सी को आपस में कनेक्ट करता है। चागोस द्वीप विवाद किन 2 देशों के बीच में है? तो ये मॉरिशस और यूके के बीच में देखने को मिलता है। ये हमारे लास्ट सेशन के आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, सह्याद्री सिंधुरा किस चीज की नई वेराइटी है? पहला क्वेश्चन। फिर 2025 डेविस कप का विनर कौन है? और कोटीगांव और नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिए। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर करके जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तीनों क्वेश्चन नोट करो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। ओके, हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।